वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस की। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एक्सटेंशन के बारे में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब है एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना, और उस प्रसार को हम किस चीज़ से, किस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग मतलब सीखना। आप सिखाओगे ना विलेजर्स को जा करके कि भाई अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल्पना चावला इतने ऊपर पहुँच गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस के ही पार्ट हैं, उनका एटीट्यूड में बदलाव लाना। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एक्टिविटी। ठीक है, लर्निंग क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की प्रोसेस, इंडिविजुअल के लिए प्रोसेस है। लर्निंग इज अ प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रोसेस है थ्रू हिज ओन एक्टिविटी अटेन अ चेंज इन हिज बिहेवियर। वो जो क्या अपनी खुद के बिहेवियर्स में बदलाव लाए अपनी खुद की एक्टिविटी से। मतलब कोई दूसरा कह रहा है इसलिए वो ना करे, वो इसलिए करे क्योंकि वो खुद चाहता है इसको करना। ठीक है, वो खुद चाहता है अपनी बेटियों को पढ़ाना, इसलिए वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो लर्निंग इज अ प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एक्टिविटी अटेन अ चेंज इन हिज बिहेवियर। ठीक है, फिर सेकेंड है नॉट प्रोवाइड डायरेक्टली एनीथिंग। ये सीधे कुछ भी नहीं देता। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन एजुकेशन घर घर जा करके बैंक में पैसे डलवा देगा, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये ऐसा कुछ सीधे नहीं देता। ये क्या देता है, आपका लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कराता है। क्या देता है? लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कराता है। ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें आपको क्या मिले, लर्निंग सिचुएशन मिले। ठीक है, लर्नर इन्वॉल्व हिमसेल्फ। ठीक है, लर्नर जो है खुद से ही इन्वॉल्व हो जाए और अपने बिहेवियर में बदलाव ले आए। ठीक है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं देता, पर ऐसी सिचुएशन बनाता है कि लर्नर जो है खुद से ही इसमें इन्वॉल्व होने लगे और जो है अपने बिहेवियर में खुद से ही बदलाव लेके आ जाए। सीधे कुछ भी प्रदान नहीं करता, केवल सीखने की स्थिति प्रदान करता है। शिक्षार्थी खुद ही शिक्षा शामिल करें और व्यवहार में परिवर्तन लेके आए। ठीक है, लर्निंग इज द प्रोसेस दैट चेंज इन बिहेवियर बाय इट्स हिज एक्टिविटी। मतलब लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी बिहेवियर में बदलाव लाओगे अपने खुद की एक्टिविटी से। ठीक है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट चेंज इन बिहेवियर बाय हिज एक्टिविटी। आपने देखा, आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आपने देखा कि भाई हमारे, आप इस बात को समझे कि देश में बेटियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, तो आपने इस बात को डिसीजन लिया कि कोई पढ़ाना पढ़ाए, मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या है, आपने खुद की एक्टिविटी को अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए। टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट चेंज अरेंज अ सिचुएशन फॉर लर्निंग। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, आपकी सिचुएशन फॉर लर्निंग, लर्निंग की सिचुएशन के लिए आपको अरेंज करता है। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, लर्नर के इंटरेस्ट को डेवलप करता है। ठीक है, अरेंज ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन अरेंज करेगा। रोज़ आपको अगर मान लो किसी एक्सटेंशन वर्कर को ये दिखाना है कि आपको बेटियों को पढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, उस विलेजेस में जाएंगे। एक तो अपने साथ फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा लेके जाएंगे, वो दिखाएंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को वहाँ रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करेंगे कि ये महिलाएं जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इतना अच्छा देश का नाम कमा रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस तरीके का आप वहाँ पे क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे सिचुएशन लर्निंग के लिए, ताकि उनके दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाए कि भैया जब ये कर सकती है तो हमारी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। ठीक है, लर्नर का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ, प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, जो भी आपको नॉलेज मिली है उसे आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। स्किल्स, अपॉर्चुनिटी, इन सबको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। इट चेंज इन ओवरऑल बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड ऑफ लर्नर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो होगा वो बदलेगा। ठीक है, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड ऑफ लर्नर। ठीक है, लर्नर का जो एटीट्यूड है वो सब इसमें बदलेगा। ठीक है, फिर ये है लर्निंग प्रोसेस। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस के बाद। अब इसके बाद क्या है, एक नया टॉपिक है, जिसमें नया टॉपिक क्या है, इसी में है इसेंशियल एलिमेंट्स इन लर्निंग। ठीक है, ये इसमें पीडीएफ में आया नहीं है, तो इसे ऐसे नोट कर लेना, इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स इन लर्निंग। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स इन लर्निंग। ठीक है, जो आपको सीखने के लिए क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो एक तो टीचर होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए जो आपको चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, टीचर के साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सीखेगा, एक लर्नर होना चाहिए। ठीक है, टीचर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, दो चीज़ें तो आपकी मेन है। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग में एक तो सबसे पहले क्या है, टीचर है, टीचर। ठीक है, एक है टीचर, दूसरा है आपका लर्नर, लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, सब्जेक्ट का मेथड होना चाहिए। ठीक है, मेथड को जिस तरीके से आप सिखाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाओगे,
या जिस मेथड से भी आप सिखाओगे। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। एक तो मेथड है किस तरीके से सिखा रहे हो, दूसरा है सब्जेक्ट मेथड, सब्जेक्ट मैटर क्या सिखा रहे हो आप उन्हें, ठीक है, क्या आप उन्हें किस मेथड पे आप उनके साथ डील करोगे, क्या प्रॉब्लम उनके का समाधान निकालोगे। थर्ड क्या, और लास्ट में क्या होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब एक ऐसी जगह होनी चाहिए, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हों जहाँ पे हम उन्हें चीज़ों को सिखा सके, जो हमें इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स इन लर्निंग है, तो अगर कोई भी लर्निंग आप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या इसेंशियल आवश्यक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके आवश्यक तत्व हैं। तो एक तो टीचर बहुत ज़रूरी है, टीचर के बिना आप लर्निंग नहीं कर सकते हो। लर्नर बहुत ज़रूरी है, लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आप डील करोगे, क्या प्रॉब्लम पे, क्या टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट मैथड किस तरीके से सिखाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल फैसिलिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, इसेंशियल एलिमेंट्स हुए, एक तो हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स हुआ टीचर, ठीक है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर, फिर है लर्नर, सब्जेक्ट मेथड जिस मेथड पे आप काम, जिस मेथड के द्वारा आप जो है सिखा रहे हो, जो आपका चैनल है एक तरीके से, सब्जेक्ट मैटर डीलिंग विद प्रॉब्लम, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आप डील कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, और फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इसेंशियल एलिमेंट्स इन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर है हमारा जो एक्सटेंशन, टीचिंग प्रोसेस है एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या क्या टीचिंग प्रोसेस है, एक तो प्रैक्टिकल टीचिंग हम करते हैं, हर चीज़ करके सिखाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू हम टीचिंग देते हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन लर्निंग है, क्योंकि अगर आप देखो जैसे आपको लेक्चर मेथड्स मिलते हैं, क्लास में हम लेक्चर ले रहे हैं पर उनके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। अगर हम उन्हें बैठा के पढ़ाने लगेंगे तो हमें क्या देना, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, ठीक है, यानी कि करके उन्हें चीज़ें सिखानी है, ठीक है। हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया। क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, ये क्या करता है, लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने का काम करता है हमारा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनाओगे, ऐसी सब परिस्थिति बनाओगे कि लोग खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लर्नर इन्वॉल्व बाय हिमसेल्फ, ठीक है, लर्नर क्या है, खुद से ही इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। लर्नर स्टार्ट अप्लाई नॉलेज टू हिज लाइफ, और लर्नर जो है वो जो भी नॉलेज उन्होंने ली है वो अपनी ही लाइफ में उसको इन्वॉल्व करना, अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या स्टार्ट किया, अपनी ही बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये आपका लर्नर स्टार्ट अप्लाई नॉलेज टू हिज लाइफ, ठीक है, अपनी खुद की लाइफ में वो अपनी नॉलेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये है आपका स्टेप्स, इसकी हेडिंग नहीं आई है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन, स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन, इसकी हेडिंग डाल लेना आप लोग, इसकी है स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आता है, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन और टीचिंग, ठीक है, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड टीचिंग, स्टेप्स इन टीचिंग भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसने दिए हैं, इसका जो राइटर है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, विल्सन एंड गैलप ने दिया है, ठीक है, विल्सन एंड गैलप ने, ठीक है, किसने दिया है, विल्सन एंड गैलप ने, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन हैं ये, और ये हमारा किसने दिया है, विल्सन एंड गैलप्स ने दिया है, ठीक है, विल्सन एंड गैलप, ठीक है, विल्सन एंड गैलप के अकॉर्डिंग है ये। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक्सटेंशन लेते हो, ठीक है, एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन आपको मिल रही है, आप चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप किन स्टेप्स में सीखोगे, तो सबसे पहले आप क्या दोगे, अटेंशन दोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे उन्होंने भी बताया था, जो हमने कल बेंड्रा की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने बताया था अटेंशन रिटेंशन वाला ही एक तरीके से ये वाला भी अटेंशन है। अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो सबसे पहले किस पे ध्यान होगा, आपका अटेंशन पे होगा, ठीक है, आप चीज़ों पे क्या करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे, ग्रैब अटेंशन, ठीक है, अपने सेंसेस के थ्रू, जो भी आपके सेंसेस है उसके थ्रू आप क्या करोगे, अटेंशन को ग्रैब करोगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्या हो गया, सीइंग, देख करके आप 87% जो है अटेंशन चीज़ों पे ग्रैब करते हो, सुन करके सिर्फ 7% करते हो, स्मेल करके सिर्फ 3.5% है, टच करके 1.5% है, और टेस्ट है सिर्फ 1% का अटेंशन आपका टेस्ट जो है वो ग्रास्प कर पाता है, पकड़ पाता है। मतलब अगर आपका
आसपास कुछ ऐसी स्मेल, हल्की फुल्की स्मेल आ रही है तो उनको आप ध्यान ही नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन देखी हुई चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अटेंशन है, सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद अटेंशन के बाद इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है आपका, अटेंशन के बाद सेकंड आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है जो भी आपने दिन भर में चीज़ें जिन पर अटेंशन आपका गया है, ठीक है, उन चीज़ों को पे आप इंटरेस्ट भी डेवलप करने लगोगे, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करोगे, डेवलप इंटरेस्ट थ्रू टीचिंग मेथड, ठीक है। आप उनमें क्या करोगे, आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दोगे। पहले तो आपका टेंशन लिया, मान लो आपका टीचर आपको पढ़ाने आया, ठीक है, तो आपने पहले तो उसके टॉपिक में अटेंशन देना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया। उसके बाद अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया कि हाँ ये जो टॉपिक है मेरे काम का है और मुझे समझ में आ रहा है, तो आपने इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद आपने क्या किया, डिज़ायर, आपको इच्छा हुई कि जो भी उसने वो पढ़ाया है, उसने सिखाया है, ये क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपकी इच्छा हुई कि मैं भी इसको सीखूं, ठीक है, या फिर मैं भी इस मेथड को अडॉप्ट करूँ, मैं भी इस फ़ोन को खरीदूँ। आपको सबसे पहले आपने एक फ़ोन देखा, ठीक है, आपका अटेंशन गया उस फ़ोन पे, फिर आपने क्या किया, उस फ़ोन को लेने के लिए इंटरेस्ट अपना किया, फिर इच्छा की कि मैं उसे लूँगा, डिज़ायर किया आपने, मोटिवेटिंग फैक्टर है, लोगों ने तारीफ़ कर दिया भाई कि ये वाला फ़ोन तो बहुत अच्छा है, तो आपने जो एक बार सोचा था, इंटरेस्ट दिखाया था, वो आपका और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया, ठीक है, और भी ज़्यादा आपने उसको प्रेरणा मिली। फिर आप कन्विक्शन में आओगे तो आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि भाई मुझे यही फ़ोन खरीदना है, ठीक है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर है आपका लर्नर जो है वो आपका फुली कन्विंस्ड हो जाता है आपके मेथड से। अब कोई आया, मान लो कोई सेल्समैन आया, उसने आपका फ़ोन दिखाया, उसने अपना फ़ोन दिखाया कि भाई हमारे फ़ोन खरीद लो, बहुत अच्छे फ़ोन है, सस्ते में मिल रहे हैं, बढ़िया ऐप्स हैं इसमें। तो आपने अटेंशन लिया, फिर इंटरेस्ट लिया, फिर डिज़ायर आया आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी इच्छा हुई, फिर और लोगों ने भी बोला कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया वो है, तो डिज़ायर के बाद आपको क्या हुआ, कन्विक्शन हुआ, आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि ये मैं खरीद ही लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लर्नर फुली कन्विंस्ड हो जाता है कि ये चीज़ मुझे लेनी ही है या ये मेथड मुझे अप्लाई करना ही है। उसके बाद एक्शन हो गया। एक्शन ने क्या किया, आपने वो फ़ोन खरीद लिया, ठीक है, एक्शन हो गया आपका, कार्यवाही हो गई आपकी, कन्वर्ट इनटू एक्शन, ठीक है, आपने सीधे सीधे वो फ़ोन जो है वो खरीद लिया। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, अब फ़ोन खरीदने के बाद आपको क्या मिला, सुकून मिला कि वाह क्या नया फ़ोन आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने इवेल्यूशन किया कि आपका फ़ोन ठीक था या फिर नहीं आया, ठीक है। लास्ट में आपने इवेल्यूशन किया कि आपका वो जो डिसीजन आपने लिया था, जो आपने उसकी बातों में आकर के, सेल्समैन की बातों में, क्या वो सही था या फिर आपका इम्पल्सिव डिसीजन था या आपको इस फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यही है, अब मार्केट में आप एक्सटेंशन में जाओगे, लोगों के पास जाओगे, उन्हें कोई चीज़ अगर आप बताना चाहते हो, कुछ आप उन्हें सिखाना चाहते हो, नया क्रॉप मेथड हो गया, नई तरीके की खेती हो गई, आप घर घर जा कर के जैम जेली बनाना सिखाना चाहते हो, कुछ अर्निंग की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उनका क्या करोगे, अटेंशन ग्रास्प करोगे, ठीक है। अटेंशन के बाद आप उनका इंटरेस्ट जगाओगे, तो वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उसके बाद उनकी इच्छा हो जाएगी कि हाँ ये अच्छी बात बता रही है, हमें जैम जेली बना करके हम खुद से जो है अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो 100% कन्विंस हो जाएंगी कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं तो पक्का से ही मार्केट में अपना जैम जेली बना के बेचूंगी, ठीक है। फिर एक्शन ले लेंगी, वो खुद जैम जेली बना के बेचने लगेंगी। उसके बाद उन्हें बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और फिर वो इवेल्युएट करेंगे कि उन्हें इसका फ़ायदा हुआ या फिर उन्होंने सही काम किया था या फिर नहीं किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके मेथड है जो एग्जाम में कई बार आते हैं। मेन इसके स्टेप्स लगाने आते हैं विल्सन एंड गैलेप के, ठीक है। जैसे आपका अटेंशन हो गया सबसे पहले, फिर इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन और इवोल्यूशन, ठीक है। कन्विक्शन हमेशा आपके एक्शन से पहले होगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स लगाने के लिए एग्जाम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा था एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्सटेंशन लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सटेंशन वर्कर। एक्सटेंशन वर्कर कौन होते हैं, जो लोग हमारे घर आते हैं एक तरीके से, जैसे सेल्समैन आते हैं आकर के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे ही एक्सटेंशन वर्कर होता है। सेल्समैन तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन वर्कर का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि वो समाज सेवा के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो आपके घर आएंगे, आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। विलेज में जाएंगे, विलेज में जाकर के आपको जो समस्या दिखाई दे रही है, मान लो आपके विलेज में हैजा बहुत फैल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या देखा जाएगा, इस तरीके की अगर डिजीज़ फैल रही है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, आपका अनहाइजीनिक वाटर। और ये हो सकता है वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपका ये अनहाइजीनिक वाटर और इसके कारण आपके एरिया में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। तो एक्सटेंशन वर्कर का जो मेन काम होता है, जो ये काम करते हैं एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर,
जो एक्सटेंशन की नौकरी करते हैं, काम करते हैं। आपने देखा होगा फील्ड में बहुत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटेंशन वर्कर रखते हैं, वो गाँव जा करके विलेजर्स को जा करके उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को और एबिलिटी को कनेक्ट करने का काम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, एक एक्सटेंशन वर्कर तभी अपना काम बेहतर कर पाएगा जब वो लोगों के साथ अपने आप को जोड़ सके, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसे हो, उसकी एबिलिटी ऐसी हो कि वो अपने आप को लोगों के साथ, जो विलेजेस हैं, ऐसा ना करे कि वहाँ जाकर के ऐसे दिखाई कि मैं तो बहुत तुमसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, तभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तुम गरीब हो, ऐसा ना दिखाए। वो क्या करे, अपने आप को इस तरीके का व्यक्ति हो कि लोगों से आसानी से वो कनेक्ट हो सके, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड अंडरस्टैंड एंड एसेंशियल नीड्स ऑफ रूरल वुमेन्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। आप काम करने से पहले एक तो आपको सारे प्रोग्राम से पता होना चाहिए, और जो आपकी रूरल वुमेन्स है, बच्चे हैं, वहाँ के विलेजर्स हैं, उनकी सारी नीड्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर को क्या ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कितने प्रोग्राम्स हैं, जब उसे प्रोग्राम से नहीं पता होगा तो क्या विलेजर्स की हेल्प करेगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड, ठीक है। लोगों की जो नीड्स हैं उनको वो पहचान सके। नीड्स का मतलब क्या होता है, अनफेल्ट नीड, ठीक है। अनफेल्ट नीड, ठीक है, अनफेल्ट नीड, ठीक है। अनफेल्ट नीड का मतलब क्या होता है, जो लोग अभी फील नहीं कर रहे हैं। जैसे कि माना जाए, लोग अभी खाना तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कि हमें अनाज दो, ये दो, वो दो, लेकिन क्या ये रियल नीड है? ये रियल नीड नहीं है। रियल नीड क्या है, आपकी एजुकेशन, ठीक है। अगर आप आज पढ़ाई दोगे, मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को अगर पढ़ाई और उसके बाद अच्छा एम्प्लॉयमेंट अगर उसे मिल जाए, तो इन सब जो प्रोग्राम हमारे देश में चल रहे हैं दुनिया भर के, ICDS हो गए, इन सब की जरूरत ही नहीं ना। अगर मैं अच्छा कमा रही हूँ तो मैं तो खुद ही कर लूँगी ना अपने बच्चे के लिए। तो ये क्या है, ये मेरे हिसाब से ये जो है अनफेल्ट नीड्स को, जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन वाला है वो आपको समझा सके आपकी अनफेल्ट नीड्स को, ठीक है। जो आपको नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट को या हमको पता होनी चाहिए कि इनकी असली नीड्स क्या है। ये नहीं है कि इनको ये वाली प्रॉब्लम है, इनको क्या है, एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद इनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलना चाहिए, तो सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। देखा जाए तो आप अगर हर समस्या का रूट कॉज देखेंगे तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है आपका अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रोल अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, ठीक है। हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में ये है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली, जो भी प्लान आप बना रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए। किसकी? एक्सटेंशन वर्कर, जो हमारे साथ काम कर रहा है, एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। अब एक्सटेंशन वर्कर का रोल क्या क्या है, ठीक है। रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, तो एक्सटेंशन वर्कर का रोल क्या क्या है, इन्वॉल्व लर्नर मैक्सिमम, जो भी आपका, जिसको भी आप डील कर रहे हो, जिसको आप सिखा रहे हो चीज़ें, जो आपका लर्नर है, जो आपका शिक्षार्थी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने साथ इन्वॉल्व करना है, ठीक है। क्रिएट सिचुएशन फॉर लर्नर के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनानी है कि वो क्या करे, खुद से ही चीज़ों को सीखने के लिए इन्वॉल्व हो जाए। कैन एक्टिवली ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व, जिससे वो क्या करे, खुद से ही ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाए। तो एक्सटेंशन वर्कर इस तरीके से डील करे कि जो लर्नर है वो खुद से ही आपके पास आके चीज़ों को सीखने शुरू कर दे, ठीक है। सक्सेस ऑफ एनी एक्सटेंशन प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ ये डिपेंड करती है कि जो आपका लीडर है, जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो कितना इन्वॉल्व है उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अगर वो हवा में जाके बातें कर रहा है, वह गाँव के बाहर घूम के आ जा रहा है, तो आपका कभी भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। एक्सटेंशन वर्कर कितना जुड़ा हुआ है आपके विलेजर्स से, ये सबसे मेन है, ठीक है। enthusiastic participation of the peoples make any प्रोग्राम अ सक्सेस, ठीक है। और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो कितने अच्छे से जोशीली भागीदारी देते हैं, ये भी एक कितना एंथुजियाज्म है उनमें, कितनी जोशीली भागीदारी वो दे रहे हैं, ये भी आपके प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इससे भी आपका प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेस होगा। तो एक तो आपका जो लीडर है, जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो आपका बहुत, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लोगों के साथ इन्वॉल्व करने का, और जो विलेजर्स है वो भी आपके अच्छे से पार्टिसिपेट होंगे, वो करें आपके साथ, ठीक है। नेचुरल मेथड फॉर सिलेक्टिंग लीडरशिप इफेक्टिव इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अगर आपको नेचुरल मेथड से अपना लीडर जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, एग्जीक्यूट
इफ़िशेंसी टेस्ट, ठीक है, कौन सा, एग्जीक्यूट इफ़िशेंसी टेस्ट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको ये क्या है, अगर आपको लीडर चुनना है, ठीक है, लीडर चूज़ करना है आपको अपने बीच में, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा वाला टेस्ट यूज़ होता है, एग्जीक्यूट इफ़िशेंसी टेस्ट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीरीज में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड फॉर सिलेक्टिंग लीडरशिप को अगर सिलेक्ट करना है तो आप उसकी इफ़िशेंसी देखोगे ना, तो बस आप इफ़िशेंसी देखोगे कि कितनी उसमें क्षमता है, कार्यकारिणी दक्षता परीक्षण हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपके एक्सटेंशन वर्कर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या उसका रोल है, किस तरीके से वो काम करे कि उसका जो प्रोग्राम है और भी बेहतर सक्सेस हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लीडर्स। इससे क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ लीडर्स का, ये वाला पूछा था उन्होंने कि डायरेक्टिव लीडर्स कौन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीडर होते हैं कि हमारे पास कितने तरह के लीडर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्टिव लीडरशिप, दूसरा है सपोर्टिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, ठीक है। 4 लीडरशिप हमारे पास पाई जाती हैं। तो जिसमें से पहला है डायरेक्टिव लीडरशिप। तो डायरेक्टिव लीडरशिप आपका क्या है, इधर टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, क्या है, टास्क ओरिएंटेड स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो लीडर होगा वो आपको, लीडर का रोल जो है वो एक्टिव रोल होता है, वो मेन डिसाइड करता है, अपने गोल्स वो बनाएगा, ऑब्जेक्टिव वो बनाएगा आपके, ठीक है, और एजेंडा वो डिसाइड करेगा, और उसका काम क्या है, वो आपको सब कुछ बताएगा। और आप जो एम्प्लॉयज़ हो उनका काम इतना है कि जो आपका लीडर कह रहा है आपको सीधे सीधे उसको फॉलो करना है, जैसे कि हमारा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है। तो डायरेक्टिव लीडर स्टाइल जो है आपकी एक तरीके से और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, ठीक है, या अथॉरिटेरियन लीडर्स हमने उसमें भी पढ़े थे जब हम FRM पढ़ रहे थे, तो उसमें भी 3 तरह के लीडर्स थे ना। तो जो अथॉरिटेरियन लीडर्स थे वो आपके डायरेक्टिव लीडर्स हैं, ठीक है। तो वो ये क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या काम करना है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, बस आपको बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और आपको वो काम करना होता है। तो वो हो गया आपके डायरेक्टिव लीडर्स, ठीक है। तो ये आपका द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज़ अ मोर इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयज फेस एम्बिगियस डिमांड्स दैट आर इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग, ठीक है। इसमें ना कन्फ्यूजन नहीं होता, आपको पता है हर कोई अपना दिमाग लगाएगा तो इतने लोग जो है कन्फ्यूज होंगे, काम सही से नहीं होगा। तो इसमें आपको पता है कि आपको सीधे से फॉलो करना है, तो आप एक व्यक्ति को फॉलो करते हो उसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव लीडरशिप है। दूसरा है सपोर्टिव लीडरशिप, ठीक है। सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है हमारा, ठीक है, सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है, इसमें तो देखो अथॉरिटी थी कि जो भी बोल रहा है वो आपका जो भी मैनेजर है आपको उसको फॉलो करना है, तो यहाँ पे तो अथॉरिटी थी। पर यहाँ पे अथॉरिटी नहीं थी, यहाँ पे फ्रेंडशिप होती है, किसके बीच में, एक रिस्पेक्ट होगी, ट्रस्ट होगा, ठीक है, फ्रेंडशिप होगी, एफिलिएशन बिटवीन लीडर और टीम मेंबर, ठीक है। वो दोनों फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर में रहेंगे, एक बेहतर साथ में मिलजुल के काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की सुन करके काम करेंगे। तो ये क्या है, आपका सपोर्टिव लीडरशिप है, ठीक है। जो लीडर होगा वो आपका बहुत सपोर्टिव होगा, बस दोस्तों की तरह वो काम करता है। अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी, कोई प्रॉब्लम भी है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाकर के उससे बात कर सकते हो। उसके बाद है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में हमारा क्या है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या है आपकी, एक तो डेमोक्रेटिव लीडरशिप है। डेमोक्रेटिव पेरेंटिंग होती है ना, थोड़ी हम सुनो, थोड़ी तुम हमारी सुनो, थोड़ा हम तुम्हारी सुनेंगे, सही बात हम तुम्हारी मानेंगे, सही बात तुम हमारी मान लेना। तो यही हमारे क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में होता है। इसमें डिसीजन मेकिंग में आपके जो टीम मेंबर हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। गोल्स क्या है आपका, एम्प्लॉय सेंस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ देयर वर्क इम्प्रूव। इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो है आपकी इम्प्रूव होती है, सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड डिसीजन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनर का ही डिसीजन चलेगा, यहाँ पे टीम भी अगर आपको कोई सजेशन देगी तो आप उसके सजेशन को भी मान लेते हो, अगर वो ठीक है तो, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिव हो गए। फिर है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में आपका क्या है, इसमें क्या होता है, जो आपका लीडर है वो आपके लिए क्या बना देगा, कुछ अचीवमेंट, कुछ टास्क बना देगा और ऐसे चैलेंजिंग गोल्स दे देगा आपको, और आपको उन चैलेंजिंग गोल्स को क्या करना होगा, अचीव करना होगा। जैसे सेल्समैन होते हैं, उन्हें गोल्स मिल जाता है कि आज तुम्हें ये 100 पीस बेचने हैं, ठीक है। अब कैसे भी बेचो, तो वो क्या है, अब उनको बेचने होते हैं, तो अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सब परफेक्ट काम करे। द लीडरशिप स्टाइल इज ऑफ्टन फाउंड इन अ टेक्निकल जॉब। ये टेक्निकल जॉब, सेल्स, इंजीनियरिंग और जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाली ब्रांचेज होती है उनमें ये वाली अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, डायरेक्टिव में सिर्फ जो मेन है ऑनर है वो आपका एक तरीके से पुराने ज़माने के जो टीचर होते थे वैसा सा है, वो अपने मन का करेगा, आपको आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, ठीक है। डिसीजन खुद लेगा और आपको बोलेगा, बस आपको फॉलो करना है। सपोर्टिव लीडरशिप में डिसीजन तो भले ही बोलेगा लेकिन वो आपको सपोर्ट भी करेगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो, यहाँ तो प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं कर सकते पहले वाले में, तो ठीक है। पार्टिसिपेट
कोऑपरेटिव में क्या है, सब मिलजुल के डिसीजन लेंगे। अगर कोई डिसीजन आपके आपके सबऑर्डिनेट्स का अच्छा है तो हम उसको भी ले सकते हैं, कोई सजेशन अगर उनका अच्छा है तो, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में आपको एक कुछ गोल्स दे दिए जाएंगे, आपको गोल जो है वो अचीव करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, जब हमने जो भी हमारे लीडर हैं, हम लीडर को बना रहे हैं या फिर हम एक्सटेंशन वर्कर हैं हमारे, उनको हम काम सिखा रहे हैं, तो उसमें हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ये हमने एफआरएम में भी पढ़ रखी है, फैमिली रिसोर्स में भी ट्रेनिंग का पूरा चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेलकम टू द ट्रेनिंग ग्रुप। सबसे पहले जो ट्रेनिंग ग्रुप है, जिन्हें अपनी ट्रेनिंग करनी है, उनको वेलकम करना है आपने, ठीक है। फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराओगे, पहले वेलकम करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर आप उनका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन दोगे, सबको बताओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या ट्रेनिंग है उनके बारे में पता करोगे, तो एक आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग ग्रुप, फिर जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसको प्रिपेयर करोगे और ट्रेनिंग दोगे। उसके बाद लास्ट में आप मॉनिटरिंग द प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। सिंपल सा है, पहले वेलकम करना है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर एक इंडक्शन प्रोग्राम करना है, इंट्रोडक्शन देना है आपको उनको, ठीक है। फिर प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग ग्रुप को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने मॉनिटरिंग द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या था, ये सब थे हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का एक इंट्रोडक्शन। छोटे छोटे हेडिंग्स हैं इसमें, इन सभी हेडिंग्स को आपको पढ़ना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो आज हमने पढ़ा टीचिंग प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा आपका जो गैलेप्स ने ये प्रोसेस के स्टेप्स बताए थे वो पढ़े हमने। एक्सटेंशन वर्कर में क्या होता है, कितने तरह के लीडर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग के क्या स्टेप्स है, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे फीचर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ एजुकेशन में हमारा क्या है कि कितने तरह की एजुकेशन होती है और क्या क्या एजुकेशन, जैसे एक्सटेंशन भी क्या है, एक एजुकेशन का ही पार्ट है। तो हमें पहले देखना होगा कि कितने तरह की एजुकेशन हमारे पास होती है। फीचर्स ऑफ एजुकेशन में हमारा सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन इंटरवेंशन ब्रिंग इन चेंज इन बिहेवियर। ये क्या है, कम्युनिकेशन इंटरवेंशन है, मतलब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो सब किस में आएगा, कम्युनिकेशन में आएगा। ये कम्युनिकेशन इंटरवेंशन है और लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने का, ठीक है। संचार हस्तक्षेप व्यवहार में बदलाव लाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एजुकेशन है क्या, एजुकेशन सिंपल सी बात है। आप देखो, एक बिल्कुल इलिटरेट इंसान के पास बैठना और एक बहुत पढ़े लिखे समझदार इंसान के पास बैठना, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ा समझदार नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़े लिखे के पास बैठोगे, कोई एजुकेटेड लिटरेट इंसान के पास बैठोगे और कोई किसी इलिटरेट इंसान के पास बैठोगे, तो उनकी बातों की क्वालिटी में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन है वो क्या लाती है, आपके बिहेवियर में बदलाव लाती है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोसेस ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस इन वॉलंटरीली, ठीक है। वॉलंटरीली मतलब आप खुद चाहते हो कि हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाए, हम खुद से इतने, जब आपने ये देखा है कि आसपास कितना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लोग पढ़ रहे हैं, अपने करियर बना रहे हैं, तो आप भी अपने अंदर वो बदलाव लाना चाहोगे, ठीक है। फिर है डिफरेंट पर्पस फॉर डिफरेंट टारगेट ग्रुप, ठीक है। अब एजुकेशन का ना अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग पर्पस होता है। किसी के कोई एजुकेशन सिर्फ इसलिए करता है कि उसे नॉलेज गेन करनी होती है, कोई इसलिए करता है कि हमें अच्छा करियर बनाना है, जॉब लेनी है, ठीक है। कोई अपना आगे का फ्यूचर सोच करके एजुकेशन लेता है। तो एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अल्ट्रिस्टिक ओरिएंटेशन है दैट वर्क्स फॉर वेलफेयर, ठीक है। एजुकेशन क्या होती है, बहुत परोपकारी, अल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी एजुकेशन होती है, बिल्कुल लोगों की भलाई के लिए होती है। एजुकेशन का मेन एम क्या है, लोगों की भलाई करना, ठीक है, कि बस हर कोई खुश रहे, हैप्पी लाइफ जिए, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, ठीक है। तो भलाई पे काम करती है एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल डायमेंशन है ये। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, एक तो टेक्नोलॉजिकल होती है, ठीक है। इसमें आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हो। आजकल तो आपको पता ही है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंटरचेंजेबल हो गया है। रिसर्च हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, और आपका रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल डायमेंशन है, ठीक है। एजुकेशन आपकी क्या होती है, एक तो टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड है, ऊपर से जो प्रोफेशनल डायमेंशन है किस पे बेस्ड है, रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल, और अब हमारी टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ एजुकेशन थे कि एजुकेशन में ये फीचर्स होते हैं। सब मेन तो यही है कि एजुकेशन का मेन काम क्या है, आपके बिहेवियर में बदलाव लाना, ठीक है।
दूसरा जो एजुकेशन है आपके 3 तरह की होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और आपका फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, ये आपको खूब देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसमें से जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जैसे कि आप सुबह उठे, उसके बाद आप शाम को सोने वापस अपने बेड पे, तो उस पूरे दिन में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी होंगी जो आपने इंटेंशनली जानबूझ के नहीं सीखी, लेकिन क्योंकि आप पूरे दिन एक्टिव रहे हो, घूमे फिरे हो, आप बाहर गए हो, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीज़ें फिट हुई होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे जीवन भर चलती है। इसको हम एक्सीडेंशियल लर्निंग भी बोलते हैं। मतलब आप जानबूझ के तो नई चीज़ें सीखते हो, लेकिन आप अपने आप ही एक्सीडेंटली उनको चीज़ों को सीख लेते हो। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम इसे बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस से चीज़ें, अनुभव उससे चीज़ें सीखते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एकदम आपके दिमाग में वो क्लिक हो जाएगा, जो हमारा सबकॉन्शियस वाला था ना। तो उसी तरीके का है ये भी। तो ये क्या है आपका, तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जानबूझ के नहीं सीखते हो, बस ये सीख लेते हो आप। ठीक है, तो एक्सीडेंटली आप सीख लेते हो। सुबह से लेकर शाम तक आपने पहले से कुछ प्लानिंग नहीं की है, बस आप बाहर गए, आपने देखा कि भाई ये काम ऐसे हो गया था, अच्छा, तो बस आपके दिमाग में वो बैठ गया है। ठीक है, आपने जानबूझ के कुछ भी प्लानिंग नहीं की, बस एक्सीडेंटली आपने वो चीज़ें सीख ली हैं, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फिर दूसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सा होता है, नॉन फॉर्मल वाला होता है। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट से बाहर चीज़ें सिखाई जाती है। कहाँ सिखाई जाती है, इंस्टीट्यूट से बाहर सिखाई जाती हैं चीज़ें। इसमें हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। हेट्रोजीनियस मतलब आप अगर गाँवों में चीज़ें सिखा रहे हो तो वहाँ मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, तो अलग अलग ग्रुप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नो फिक्स्ड करिकुलम, यहाँ कुछ फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है। ठीक है, आपने एक टॉपिक सोचा है कि आज मैं लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, आप जाके बता के आ गए, तो कुछ ऐसा फिक्स करिकुलम नहीं है। हॉरिजॉन्टल चलता है। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन वर्कर बहुत वो है, मतलब आपका बॉस है, आपका हायर अथॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब इक्वल होते हैं, जो भी सिखाने जा रहा है, टीचर भी, लर्नर भी, सब क्या है, इक्वल है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल चलता है ये। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, कोई डिग्री नहीं मिलती, और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, और यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन ये तो बताया था ना मैंने, होम साइंस के बारे में जितना भी पढ़ा, परिवारों को कैसे आपने मेंटेन रखना है, कैसे आपने डेवलप करना है, वो जा करके मैंने गाँव में लोगों को, वहाँ की महिलाओं को उनकी छोटी छोटी चीज़ें जाके सिखाई। ठीक है, तो वो क्या है, जब मैंने गाँव में जाके उनको सिखाया, तो वो क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। जब मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब सीखा, ठीक है, जब मैं डिग्री ले रही थी मैंने तब ये सब चीज़ें पढ़ी, तो वो क्या थी, वो फॉर्मल एजुकेशन थी। ठीक है, तो वो क्या थी, आपकी फॉर्मल एजुकेशन थी। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर होती है, जो सिंपल आप बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री लेते हो, रेगुलर क्लासेस होती हैं। ठीक है, फिक्स्ड करिकुलम होता है एक, इसमें आपको सिलेबस मिल जाता है, वो सिलेबस आपको पढ़ना होता है। आपके सेमेस्टर के बाद में या एनुअली आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो वो क्या है, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है। डिग्री आपको मिलती है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे मेन काम क्या होता है, थियोटिकल होता है, प्रैक्टिकल कम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो थियोटिकल होता है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा क्लास में हम आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा कम कराते हैं। ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पे बेस होता है, क्योंकि इन्हें पढ़ाने बैठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल करके दिखा दो बस कि ये काम ऐसे करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका वर्टिकल इन नेचर होता है। वर्टिकल इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे आपसे जो ऊपर हैं वो आपके टीचर हैं, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर आपके वीसीज होते हैं, तो ये हमेशा वर्टिकल होगा नेचर। वीसी आएंगे, वीसी से फिर टीचर, एचओडी आएंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वर्टिकल चलता है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल चलता है। यहाँ पे सीखने वाला और सिखाने वाला सब इक्वल होता है इन नॉन फॉर्मल में। ठीक है, नॉन फॉर्मल में सीखने वाला और सिखाने वाले सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आपसे बड़ा होगा। ठीक है, वो जो रेपुटेशन है उसमें आपसे बड़ा होगा और आप उससे कम छोटे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मल में ये वर्टिकल चलेगा और इसमें ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। ठीक है, तो फॉर्मल वही है सिंपल जो आप डिग्री कर रहे हो। ठीक है, आपने डिग्री करी, ठीक है, पीएचडी की डिग्री, बीएससी की, एमएससी की डिग्री, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड करिकुलम मिल गया, आपने वो करिकुलम लिया, सिलेबस लिया, उस सिलेबस को पढ़ा, फिर पेपर हुए, पेपर होने के बाद आपने पास हुए, पास होने के बाद आपको डिग्री मिली और आपने अपने आप को बोला कि मैं एमएससी हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। इसके अलावा अगर मैंने जो सीखा है वो मैं इनफॉर्मली जा करके कहाँ सिखाऊंगी,
नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जाकर के मैं विलेजेस में छोटी छोटी, जैसे कि मैंने पनीर बनाना यहाँ सीखा फॉर्मल में, फिर वो पनीर बनाना मैंने यहाँ अपनी लैब्स में सीखा, प्रॉपर तरीके से मेरे टीचर्स ने सिखाया। फिर वो मेथड जाकर के मैं विलेज में जाकर के लोग महिलाओं को सिखाऊंगी कि अगर आपके घर में ज़्यादा दूध है तो आप उसमें पनीर, या बच्चे दूध नहीं पीते तो पनीर बना करके आप बच्चों को पनीर के पराठे बना के खिला सकते हो, तो न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं उनको सिखाऊंगी। तो किस में आएगा, नॉन फॉर्मल में आएगा, जो बाउंड्री से बाहर हम चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें होमोजीनियस ग्रुप होगा। होमोजीनियस ग्रुप इसलिए होगा क्योंकि इसमें आप देखोगे आपकी क्लास में सभी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपकी एज के आसपास के ही होंगे सब। ठीक है, 20-22 साल के होंगे सब। ठीक है, सब लगभग एक ही एज ग्रुप के होते हैं, सब लगभग एक ही इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, तो सब लगभग गर्ल्स ही होंगी या बॉयज़ ही होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्स यहाँ पे होमोजीनियस, सब देखने में स्टूडेंट ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है, किसी भी एज ग्रुप का आ सकता है यहाँ पे व्यक्ति। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक का आ सकता है, लिटरेट, इलिटरेट, कई तरह के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपके अंतर है आपके फॉर्मल में, नॉन फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। ठीक है, इनफॉर्मल तो कई बार आता है एग्जाम। अब जो नॉन फॉर्मल है वो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है। ठीक है, ये वाला जो है आपका इनफॉर्मल, ये कई बार एग्जाम में आता है। वो ये पूछते हैं कि कौन सी लर्निंग जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या एक्सीडेंटल लर्निंग है, तो वो कौन सी है, इनफॉर्मल है। एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी लर्निंग है, एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, और फॉर्मल एजुकेशन जो हम प्रॉपर डिग्री वगैरह ले रहे हैं वो हमारे BSc MSc की डिग्री जिसके थ्रू मिल रहे हैं वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो हमने पढ़ा, ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था। पता नहीं कहाँ, अच्छा ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो इस चैप्टर को आज हमारा ख़त्म हो गया। अब कल से हम जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स। इनमें से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा बोरिंग सा है ये वाला पोर्शन इसका, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ऊपर से ये टाइप्ड से मुझे भी बोरिंग सा लगता है पढ़ाना। जो मज़ा हैंड रिटन नोट्स में पढ़ने में है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब आपका आज का सिलेबस हमने ख़त्म कर दिया है। अब कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।